पंचायत भवन में ग्राम सभा हो रहा है जमीन के सर्वे के लेकर के। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस बात को जान रहे हैं कि सर्वे होने वाला है, और जानकारी देने के लिए हम सब के बीच में आए हैं कानूनगो सर, जो जमीन संबंधित हम सब लोगों को जमीन जो सर्वे होने वाला है उसमें क्या क्या पेपर लगेगा, कैसे क्या होगा, उसके बारे में विस्तार रूप से यही बताएंगे। फिर बाद में हम सब लोग हैं, प्रत्येक परिवार के साथ यह समस्या है जमीन का, बेराबारी से हम सब लोग एक एक खड़ा होकर के पूछ लेंगे कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, ताकि तर्क वितर्क हो जाए। बहुत सारा पेपर तैयार करना होगा हम सबों को। तो हम सीधे कानूनगो सर से अनुरोध करते हैं कि आप इस पंचायत में आए हैं और सीधे आप वार्ता कीजिए हमारे सभी लोगों से। आज की इस आम सभा में आप तमाम ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो आम सभा रखी गई है ये सर्वे संबंधित आम सभा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके अंचल में जो पोखरा अंचल है यहाँ पे सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है और हर एक राजेश ग्राम में आम रैयतों को, आम किसानों को इसकी जानकारी देने हेतु, सूचना देने हेतु आम सभा रखा जाता है। और आम सभा में सर्वे की जो विभिन्न प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया जाता है, ताकि आप लोग इस प्रक्रिया को समझ लें और समझने के साथ साथ अपना काम आसानी के साथ करवा लें। जैसा कि आपको पता है कि सर्वे का काम जो होता है ये लगभग 60 साल बाद होता है। जैसे पहला सर्वे जो बिहार में हुआ था वो 1900 के दशक में हुआ था। 1900 के दशक में यहाँ पे सर्वे हुआ था और जिसका फाइनल खतियान 1901 से लेके 1917 तक बना था। हर जिला में अलग अलग समय पे खतियान बन के तैयार हुआ था। उसके उपरांत आजादी के बाद बिहार में एक नया सर्वे फिर से किया गया जिसको रिविजनल सर्वे बोलते हैं, और जिस रिविजनल सर्वे के आधार पर अभी आप लोग अपना दखल कब्जा किए होंगे। जो भी पेपर आप लोगों का है वो रिविजनल सर्वे के आधार पे ही बना हुआ है, जो 1960 के दशक में हुआ था और 1967 में उसका फाइनल खतियान प्रकाशित हुआ था। आपके जिला का जो खतियान बना हुआ है रिविजनल सर्वे का वो 1967 का बना हुआ है। 1967 के बाद बहुत सारी जमीन खरीद बिक्री हुई, बहुत सारे लोगों का जमीन आदान प्रदान हुआ। जो खतियानी रैयत हैं, खतियान में जिनका नाम है उनकी मृत्यु हो चुकी है और आज भी आप देखेंगे उन्हीं के नाम पे जमाबंदी भी कायम है, उन्हीं के नाम पे खतियान दर्ज है। तो सरकार एक प्रोविजन लाई कि जो पुराना रिकॉर्ड है मेरे पास, लैंड रिकॉर्ड जो भी पुराना है, इसको हम नए सिरे से अपडेट कर दें और अपडेट करके जो अभी जीवित रैयत हैं, जो जीवित किसान हैं, जो उस जमीन को जोत कोर कर रहे हैं, उनके नाम पर वो जमीन कर दी जाए, ताकि जो भूमि विवाद है, एक कॉमन डेटा ये है कि किसी भी जगह पर जो विवाद उत्पन्न होता है या जो केस मुकदमा उत्पन्न होता है उसमें 70% केस ऐसा रहता है जिसका जड़ कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ होता है। जमीन संबंधित विवाद इतना है कि वही विवाद आगे बढ़ के बहुत भयंकर विवाद में बदल जाता है। तो सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई कि अगर हम बिहार में फिर से नया सर्वे कर दें, नया खतियान बना दें, नए लोगों के नाम पर उसका खतियान दर्ज कर दें, तो जो विवाद है, जमीनी विवाद है या सामाजिक विवाद है, उसमें 70% तक की कमी आ जाएगी। और डेटा अपडेट होने की वजह से सारे लोग अपने अपने जमीन पर सही से दावा कर सकेंगे, सही से जोत कोर कर सकेंगे, किसी दूसरे का हक कोई दूसरा नहीं मार सकेगा। जब आपके पास पेपर रहेगा, जब आपके पास उस जमीन का प्रूफ रहेगा, तो फिर आपका हक कोई नहीं मार सकता है। अभी आप लोग जाते होंगे अंचल में दाखिल खारिज करवाने के लिए, तो 100 तरह का पेपर आपसे मांगा जाता होगा कि दाखिल खारिज करने के लिए ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए। और दाखिल खारिज होने के उपरांत भी आपके नाम पर बस जमाबंदी कायम होती है। नक्शा जो है वो आज भी यथावत है,
जो 1960 में नक्शा बना था, 1960 के सर्वे में नक्शा बना था, उसी नक्शा से आज भी आप लोग नापी करवाते होंगे और उसी नक्शा के हिसाब से सारा सरकारी काम होता है। लेकिन ये जब सर्वे हो जाएगा तो सर्वे होने के उपरांत नया नक्शा भी बनेगा और नया खतियान भी बनेगा। जो आप लोग अभी आपसी बंटवारा किए हुए हैं, जो आप लोग अपना बंटवारा करके जोत तोड़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से नया नक्शा भी बनेगा और नया खतियान भी बनेगा। तो ये सर्वे जो है, इस सर्वे का नाम विशेष सर्वेक्षण दिया गया है। अभी जो सर्वे होने जा रहा है इसका नाम है स्पेशल सर्वे, या हिंदी में उसको बोलेंगे विशेष सर्वे। इस सर्वे में टोटल 22 प्रक्रिया है, 22 तरह का फॉर्म है जिसका इस्तेमाल इस सर्वे में किया जाता है। 22 प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एक नया खतियान बनेगा और खतियान हर एक रैयत को उनके बीच में वितरण करके दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी सरकारी योजना जब शुरू होती है तो शुरू होने के लिए सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से उसका एक सूचना प्रकाशित किया जाता है कि आपके गांव में, आपके जिला में, आपके अंचल में ये सरकारी योजना शुरू की जा रही है। वैसे ही जब सर्वे का काम शुरू हुआ था तो एक नोटिस निकलती है, जिस नोटिस को उद्घोषणा बोलते हैं हम लोग। उद्घोषणा में ये जिक्र है कि आपके अंचल के अंतर्गत जो राजस्व ग्राम है, इसमें आज से सर्वे का काम आरंभ किया जा रहा है। सर्वे के काम में आप लोग अपना अपना जो भी दस्तावेज है वो अपना उपलब्ध करा के रखे रहें, ताकि जब सर्वे आपके पास आए तो आप उनको वो अपना पेपर दिखाकर अपना काम करवा सकें। अगर आपका वगैरह है तो उसका सीमांकन लें। बहुत सारे लोगों का आरी वगैरह टूटा फूटा रहता है, या फिर वैसा कोई सीमांकन नहीं है जिससे ये पता चल पाए कि आपका जमीन कहां से कहां तक है। तो वैसे लोगों को सूचित किया जाता है कि अपने अपने खेत का मेहर और सीमांकन सही से कर लें, ताकि जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया है, जो नक्शा बनाने की प्रक्रिया है, आपके सीमांकन के हिसाब से हो सके। आपके पास अगर पेपर नहीं है तो पेपर उपलब्ध करवा लें, कहीं ना कहीं से उस पेपर को निकाल लें, ताकि सर्वे का जब भी काम होगा तो अपना अपना पेपर आपको जमा करना पड़ेगा। ये सारा सूचना आम रैयतों को दिया जाता है, जिसकी सूचना की प्रति आपके जनप्रतिनिधि को उपलब्ध कराई। और आपके मुखिया जी बहुत ही काबिले तारीफ हैं कि अभी तक मैंने बुखरा अंचल में जहां जहां आम सभा किया है, सबसे अच्छा व्यवस्था मुझे यहाँ पे लगा है। इतना अच्छा व्यवस्था और इतना अच्छा प्रचार करने का तरीका अभी तक किसी राजस्व ग्राम में मैंने नहीं देखा था। कल मुझे वीडियो भेजे थे आपके मुखिया जी, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आप लोगों ने चुना है, वो काफी एक्टिव हैं आप लोगों को लेकर, यानी अपने जन को लेकर काफी एक्टिव हैं। ये जो सर्वे का काम हो रहा है इसमें पूर्ण भागीदारी देकर आम जनता के लिए वो खड़े हैं और खड़े होके सारे लोगों का काम कराने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो जनप्रतिनिधि आपके लिए तैयार हैं तो आप उनका सहयोग कीजिए और सहयोग करके अपना अपना काम, जो नया खतियान बनने का काम है, वो करवा लीजिए। तो अभी हम विस्तृत रूप से आप लोगों को एक एक प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि सर्वे की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, और उसमें आप लोगों का क्या क्या दायित्व है और हम लोगों का यानी कि सर्वे ऑफिस का क्या क्या काम है, इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। आप लोग सारे लोग इस चीज को गौर से सुनिए। जो लोग उपस्थित हैं वो तो सुन ही रहे हैं, जो उपस्थित यहाँ पे नहीं हो पाए हैं तो उन आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि जब अपने समाज में जाएंगे, 10 लोगों से आप मिलेंगे तो उनको इस बारे में बताइएगा कि आज सर्वे के बारे में आम सभा रखा गया था, सर्वे कार्य के प्रति आम सभा रखा गया था, उसमें ये सारी बात बताई गई है। तो आप लोग भी अपनी अपनी तैयारी कर लें और तैयारी करो के जो भी पेपर आपसे मांगा जाएगा उसके अनुसार अपना सर्वे का काम करवा लें। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि सर्वे में सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो आम सूचना की होती है, जो आप लोगों को मिल चुकी है और आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं आम सभा के लिए, ताकि जानकारी आपको हासिल हो सके। इसके बाद की प्रक्रिया जो रैयत का दायित्व है, जो आम किसान का दायित्व है, उसमें यह है कि एक 3 पेज का आप लोगों को अभी फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। आपके गांव में जेरोक्स की दुकान होगी, वहां पे हम उपलब्ध करवा देंगे। सभी लोग उसका एक एक फोटोकॉपी ले लीजिएगा। वो 3 पेज के फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है, अपने जमीन का सारा ब्यौरा उसमें डालना है, और डालने के बाद जो भी आपके पास उस जमीन का प्रूफ होगा, जो प्रमाण होगा, उसकी फोटोकॉपी उसमें लगाइएगा
आधार कार्ड सभी लोगों के पास होगा। आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लगाइएगा और उसको मेरे शिविर कार्यालय यानी कि जो सर्वे ऑफिस है वो आपको अंचल जो आपका प्रखंड है बोखरा प्रखंड वहां पर सर्वे ऑफिस बनी है वहां पे लाके आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। वो एक तरह का प्रूफ है कि आप जो जमीन धारित करते हैं या जो जमीन आपके पास है चाहे वो खतियानी जमीन हो या आपका पर्सनल केवाला कराया हुआ जमीन हो या आपके पूर्वजों के द्वारा केवाला कराया हुआ जमीन हो, वो सारे जमीन का ब्यौरा आप जो उपलब्ध करवाएंगे और उसी के अनुसार फिर आगे की प्रक्रिया सर्वेक्षण की प्रक्रिया चलेगी। वो 3 पेज का फॉर्म जो है वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि भरना कैसे है। उसमें देखिए 2 तरह का फॉर्म आता है, 3 पेज का फॉर्म है और उसमें 2 तरह का फॉर्म रहता है। एक कहलाता है फॉर्म 2 जिसको हम लोग पद 2 बोलते हैं, फॉर्म 2 प्रपत्र 2 बोलते हैं, और एक है फॉर्म 3-1 जिसको प्रपत्र 3-1 बोलते हैं। ये 2 तरह का फॉर्म आप लोगों को लेना है। उसमें प्रपत्र 2 फॉर्म जो है उसमें सबसे पहला कॉलम ऊपर में आप लोग देखिएगा कि सबसे पहला कॉलम जो होता है उसमें लिखा होगा राजेश ग्राम का नाम। ये देख लिए, ये फॉर्म है जो फॉर्म 2 कहलाता है। इस तरह का फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, ये फॉर्म 2 कहलाता है। इसमें सबसे ऊपर में नाम लिखा रहता है राजेश ग्राम का नाम। राजेश ग्राम का मतलब कि जिस राजेश ग्राम में जिस गांव में आपकी जमीन है उस गांव का नाम लिखना है। जैसे आपका भौर एक राजेश ग्राम है तो भौर राजेश ग्राम अगर है तो यहाँ पे आपको भौर लिखना है। वाजिदपुर गुरहल अगर राजेश ग्राम है तो वाजिदपुर गुरहल लिखना है। इसी तरह जो भी आपका राजेश ग्राम है वो राजेश ग्राम का नाम यहाँ पे लिखाएगा पहला कॉलम में। ऊपर में देख लीजिए यहाँ पे राजेश ग्राम का नाम लिखना है। उसके बाद है थाना नंबर। हर एक राजेश ग्राम का एक थाना नंबर होता है जो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर पता नहीं है तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम बता देंगे। उस राजेश ग्राम का थाना नंबर लिखना है। तीसरा ऑप्शन है हल्का नंबर। हल्का नंबर आप लोगों को छोड़ देना है, ये पहले यूज होता था जब जामबंदी वगैरह में इसका इस्तेमाल होता था। इस बार हल्का नंबर का कोई मतलब नहीं है तो ये आप लोग छोड़ दीजिएगा। चौथा कॉलम है पुलिस थाना। आपका थाना कहाँ है, जो पुलिस थाना होता है वो थाना कहाँ है, वो बोखरा है आप लोगों का, बोखरा लिख दीजिएगा। अंचल बोखरा है तो वहाँ पे भी बोखरा लिख दीजिएगा, और जिला आपका सीतामढ़ी है तो वहाँ पे सीतामढ़ी लिख दीजिएगा। उसके नीचे कॉलम बना हुआ है, टोटल 11 कॉलम है, और उस कॉलम में पहला कॉलम जो है वो है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं पिता का नाम। रैयत बोलते हैं हम उस आदमी को जो किसान उस जमीन को जोत रहा हो, जो जमीन को जोतता है उस आदमी को हम लोग सर्वे के लैंग्वेज में रैयत बोलते हैं। तो रैयत का नाम का मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान में जो हाल में उस जमीन को जोत रहा है, आबाद कर रहा है, उस आदमी का नाम वहां पे लिखाएगा। इसमें 2 केस बनता है। पहला ये केस कि किसी एक आदमी की वो जमीन होगी, किसी एक आदमी की जमीन होगी तो वहां पे एक आदमी का नाम लिखाएगा। लेकिन अगर वही जमीन खतियानी जमीन है आप लोगों की या आपके पूर्वजों के नाम पे जमीन है और उसका अभी तक बंटवारा नहीं किया गया है तो सारे भाई के द्वारा मिलके उसको जोतकोड़ किया जा रहा है, तो जितने भाई के द्वारा जोतकोड़ किया जाएगा वो सारे भाई का नाम यहाँ पे दर्ज होगा। अगर एक आदमी जोत रहा है तो एक आदमी का नाम, और अगर 2-4 भाई मिलके उसको जोतकोड़ रहे हैं तो 2-4 भाई सबका नाम दर्ज होगा, और उसके नीचे आपके पिताजी का नाम दर्ज होगा। पहला कॉलम ये है कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम और उनके पिता का नाम। तो एक आदमी अगर उसको जोत आबाद कर रहा है तो एक आदमी का नाम लिखिए, अगर अलग से हिस्सेदारी आपको मिली हुई है तो एक आदमी का नाम लिखिए, और अगर 4 भाई 3 भाई 5 भाई जो भी हैं वो सारे मिलके उसको जोत आबाद कर रहे हैं तो सारे भाइयों का नाम वहां पे दर्ज होगा, और सबसे नीचे आपके पिताजी का नाम दर्ज होगा। दूसरा कॉलम जो है वो है अस्थाई पता। अस्थाई पता का मतलब होता है कि जहां आप घर बनाकर रह रहे हो, जहां पे आप हमेशा के लिए रहते हो। ऐसा भी केस बनता है कि आपकी जमीन हो सकता है 2 से 3 गांव में हो, एक गांव में भी है, दूसरे गांव में भी है, तीसरे गांव में भी है, लेकिन आपका जो अस्थाई पता होगा, जो घर होगा, वो हमेशा एक जगह पर होगा। तो अस्थाई पता आप सेम लिखिएगा, लेकिन अगर आपकी जमीन 2 गांव में है तो आपको इस तरह का 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। हर गांव के लिए अलग अलग फॉर्म आता है, ठीक है। जैसे वाजिदपुर गुरहल है तो गुरहल के लिए अलग फॉर्म भरिएगा, भौर है तो भौर के लिए अलग फॉर्म भरिएगा। तीसरा कॉलम है खाता नंबर। खाता नंबर, हर एक जमीन का एक खाता नंबर होता है जो आपके पेपर पे लिखा रहेगा, वहां से देख के यहाँ पे खाता नंबर लिखिएगा।
चौथा कॉलम है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर का मतलब खेत का नंबर। ये भी आपके पेपर पे दिया हुआ रहेगा और उसको भी देख के आप लोग यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। पांचवा कॉलम है रकबा। रकबा आपको एकड़ और डिसमिल में डालना है। रकबा का मतलब होता है एरिया, कितना जमीन है आपके पास कुल, वो चीज यहाँ पे लिखना है। बहुत सारे लोग के पेपर पे कट्ठा में जमीन लिखा होगा, ठीक है, या फिर आप लोग जो आपसी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वो कट्ठा में लिखते हैं, तो वो कट्ठा आप लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है। सब आदमी जिनका से ये चाय और पानी पीना है, सब लोग वहाँ पर है, बोल दे भाई पहुँच जाता है कि यहाँ पर चाय पानी। तो कट्ठा में आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें नहीं लिखना है। इसमें जो भी लिखिएगा आप लोग वो डिसमिल में लिखिएगा, ठीक है। वो आपके पेपर पे लिखा ही रहता है, बहुत सारे पेपर पे कट्ठा और डिसमिल दो लिखा रहता है, तो आपको यहाँ पे डिसमिल में लिखना है या एकड़ में लिखना है। अगर जमीन आपकी एकड़ में पूर्ति है तो एकड़ में लिखिए, और अगर डिसमिल में पूर्ति है तो डिसमिल में लिखिए। उसका अगला कॉलम है चौहद्दी। चौहद्दी में एक चीज ध्यान ये रखना है कि चौहद्दी जो होती है वो आपके पेपर पे कुछ और होगी और वर्तमान चौहद्दीदार आपके कोई और होंगे। जैसे आप आज से 10 साल पहले केवाला लेते हैं और 10 साल पहले वाले केवाला पे जो चौहद्दीदार का नाम है वो चौहद्दीदार हो सकता है वर्तमान में बदल गया होगा। जो आपके बगल में जिनकी जमीन थी वो भी उस जमीन को खरीद बिक्री कर लिए किसी और के हाथ, तो वो चौहद्दीदार आपके बदल गए होंगे। तो जो पेपर पे चौहद्दीदार हैं उनके नाम से उनका नाम यहाँ पे दर्ज नहीं होगा, बल्कि आपके जो वर्तमान चौहद्दीदार हैं, अभी आप अपने खेत पे चले जाइए और खेत के चारों तरफ देख लीजिए, उत्तर पूरब दक्षिण और पश्चिम, ये चारों तरफ आप देख लीजिए कि किसकी जमीन है। तो जो वर्तमान में उसको जोत आबाद कर रहा है, जिसके दखल कब्जे में वो वर्तमान में है, उस आदमी का नाम, उस किसान का नाम यहाँ पे चौहद्दी में दर्ज करना है। वर्तमान स्थिति के हिसाब से चौहद्दी यहाँ पे दर्ज होगी। 7वां कॉलम है किस्म जमीन। किस्म जमीन का मतलब हो गया कि जमीन का उपयोग किस तरह किया जा रहा है। जिस तरह से भी आप जमीन का उपयोग कर रहे हैं वो किस्म जमीन हो जाएगी। जैसे अगर किसी जमीन पे घर बना के रह रहे हैं तो घरारी की जमीन कहलाती है। तो अगर घर वाली जमीन है तो किस्म जमीन में घरारी लिखाएगा। खेती करते हैं किसी जमीन में, कोई फसल उपजाते हैं तो वो कृषि वाली जमीन कहलाती है, जिसको कृषित बोलते हैं। तो अगर किसी जमीन पे आप लोग खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे लिख दीजिए कृषित जमीन, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जमीन में तालाब वगैरह खुदवाए होंगे मछली पालन करने के लिए, ठीक है। तो अगर पोखर वगैरह बनाए हुए, तालाब बनाए हुए हैं तो वहाँ पे तालाब या पोखर लिख दीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जमीन पे आम बागान, लीची का बागान, इस तरह का गाछी वगैरह लगाए होंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई गाछी है तो वहाँ पे गाछी या बागीचा लिख सकते हैं। तो ये उपयोग किस तरह से आप जमीन कर रहे हैं वो उपयोग के हिसाब से यहाँ पे किस्म जमीन दर्ज करना है। तो जैसा आपके पास जमीन है, जिस जमीन का उपयोग जिस तरह से हो रहा है वैसा आप किस्म जमीन में दर्ज करेंगे। 8वां कॉलम है लगान। लगान का मतलब हुआ कि जो आप सरकार को टैक्स पे करते हैं अपनी जमीन का, जो लगान देते हैं सरकार को, वो लगान कितना आपका लगता है सालाना, वो लगान यहाँ पे दर्ज करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके नाम पे अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा या उनके नाम से रसीद नहीं कटता होगा, तो वैसे लोग इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। ये कॉलम कंपलसरी नहीं है। कॉलम नंबर 8 और 9 जो है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पे भर दीजिए, उपलब्ध नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। 8 में आपका लगान है और 9 में है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या भी तभी आएगी जब आपका दाखिल खारिज आपके नाम से होगा। तो अगर जमाबंदी संख्या आपको उपलब्ध है, आपके पास है, तो वहाँ पे लिख दीजिए, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। 10वां कॉलम है भूमि पे दावा का आधार। ये सबसे बड़ी चीज है किसी भी जमीन के लिए कि आप जो जमीन पे कब्जा दिखा रहे हैं, जो जमीन का ब्यौरा यहाँ पे आप भर रहे हैं, उस जमीन पे दावा का आधार क्या है, किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं कि वो जमीन आपकी है। तो दावा के आधार में 3-4 तरह का पेपर आता है, इस पेपर के आधार पे आप दावा कर सकते हैं किसी जमीन पे। सबसे पहला जो आधार होता है, जो महत्वपूर्ण आधार है किसी जमीन का, वो है खतियान। यानी कि जो 1960 के दशक में आप लोगों का गांव का खतियान बना हुआ है, वो खतियान के बेस पे कोई भी जमीन पे दावा करता है। खतियान में अगर आपके पूर्वज का नाम है और आप उनके वंशज हैं, यानी कि आप उनके खानदान के लोग हैं, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उनके वंशज हैं, आप उनके बेटा या पोता है, ये चीज प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो जमीन
प्राप्त होगी। और ये प्रूफ करने का तरीका है वंशावली। सब लोग सुने होंगे वंशावली का नाम। तो वैसी जमीन जो खतियानी हो और खतियानी रैयत की मृत्यु हो गई हो, या केवाला भी हो और केवालाधारी की मृत्यु हो गई हो, ऐसी स्थिति में आप लोगों को वंशावली बनाना पड़ेगा। और वंशावली बनाने का प्रोसेस आप लोगों को पता है। अब वंशावली जो बनता है वो पंचायत सचिव स्तर से बनता है, पंचायत सचिव स्तर से। पंचायत सचिव और आपके गांव के जो सरपंच महोदय हैं, इनका साइन उस पे होगा। दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से वंशावली निर्गत होता है। वंशावली के लिए एक चीज हम आप लोगों को बताएंगे कि आम प्रचलन ऐसा है वंशावली में कि जब भी वंशावली बनती है तो वंशावली में लोग सिर्फ बेटा का नाम दर्शाते हैं, बेटी का नाम कहीं पे दर्ज नहीं करते हैं। ये चीज आम प्रचलन में है। इससे पूर्व जो सर्वे का काम आपके जिला में चल रहा था वो 4 अंचल में चल रहा था। आपके बगल में एक अंचल है बाजपट्टी, उपरी के जस्ट बगल में, नाम सुने होंगे। बाजपट्टी में सर्वे का काम चल रहा था। पतनाहा अंचल है एक, पतनाहा अंचल सर्वे का काम चल रहा था। रीगा अंचल है एक, वहाँ काम चल रहा था। और सोनबरसा अंचल है एक, वहाँ काम चल रहा था। टोटल आपके जिला में 17 अंचल में से 4 अंचल में पूर्व से ही सर्वे का काम चल रहा है, जो 2020 से काम चल रहा है। और आपके अंचल में वर्तमान में ये शुरू किया गया है, हाल में ये शुरू किया गया है। तो इससे पूर्व मैं का नाम दर्ज नहीं किया गया है। तो सारे लोगों के द्वारा आपत्ति कर दी गई है कि नहीं, इनके पास 2 बेटी है, 3 बेटी है, 4 बहन है, 2 बहन है, इस तरह का आपत्ति वहां पे शुरू हो गया। तो वंशावली में आपको हर हाल में अपनी बहन, बेटी, फुआ जो भी है आपके खानदान में, सबका नाम दर्शाना है। किसी का नाम आप छोड़ नहीं सकते हैं। लोगों का ये मानना है कि वंशावली में अगर नाम दिखा देंगे तो फिर हिस्सेदारी हो जाएगी बहन और बेटी की, जो कि वर्तमान में उसको हिस्सा नहीं मिला हुआ है, लेकिन खतियान में उनका नाम दर्ज हो जाएगा वंशावली में दिखाने से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वंशावली आप बनाएंगे तो उसमें हर हाल में नाम दर्ज कराइए। और अगर उनको हिस्सा आप नहीं दिए हैं या वो हिस्सा नहीं ली हैं तो फिर आप उनसे एक एनओसी ले लीजिए। एनओसी लेने से फायदा ये होगा कि भविष्य में कभी भी वो उस जमीन पे दावा नहीं कर सकेंगे। अभी वर्तमान में मान लेते हैं कि आप अपने नाम से वो सर्वे करवा लीजिए, नया खतियान अपने नाम से बनवा लीजिए। ये सर्वे के प्रक्रम में कभी भी अगर आपकी बहन या बहन की संतान या बुआ की संतान या बेटी की संतान अगर ये दावा कर देती है कि ये जमीन पूर्वजों की जमीन है, इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, और वो दावा सही पाया जाता है प्रमाण के हिसाब से, तो फिर आपको उनको ऐसे भी जमीन देना पड़ेगा। अगर इस सर्वे का नया खतियान बन जाता है, खतियान बनने के उपरांत अगर आपकी बहन, बेटी, बुआ जो भी है आपके खानदान में, ये कोर्ट चली जाती है, ये मेरा हिस्सा, इसमें से ये लोग मिलके फर्जी काम करके गायब कर दिए हैं और सारी जमीन अपने नाम पे चढ़वा लिए हैं, तो आपके ऊपर सत्यापन के बाद आपके ऊपर 420 का केस भी हो सकता है। क्योंकि आप जो वंशावली प्रस्तुत किए हैं उसमें अपने वंशज का नाम छिपा लिए हैं। आपके जो वंशज हैं, बहन है, बेटी है, बुआ है, जो भी है, उनका नाम आप छिपा लिए हैं। तो नाम छिपाने से सरकारी काम करवा कर आप बच नहीं सकते हैं। आप कहीं ना कहीं पकड़ाइएगा, और जब पकड़ाइएगा सरकारी कार्य में तो फिर आपके ऊपर फर्जीवाड़ा का केस होगा कि फर्जी काम आपने करवाया है। जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके आंख में धूल झोंक के आपने काम करवाया है, तो वो आपके ऊपर पड़ेगा कि आप प्रस्तुत किए जो वंशावली वो गलत प्रस्तुत किए। तो इसलिए सारे लोगों से हम यही अपील करेंगे कि जब भी आप लोग वंशावली बनाइए, पूर्वजों की जमीन है आपके पास और वंशावली बनाते हैं, तो वंशावली में अपनी बहन, बेटी, बुआ जो भी है आपके खानदान में, सब लोगों का नाम दर्ज कीजिए और उन लोगों से एक एनओसी ले लीजिए। एनओसी कहते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनता है, उसमें ये चीज लिखा रहेगा कि जो भी पिता की संपत्ति या बाबा की संपत्ति जो भी है, इसमें हम अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, अपना हिस्सा भाइयों को देना चाहते हैं, भविष्य में भी हमको इस पे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरह के एक एफिडेविट बनता है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनेगा, और वो एफिडेविट अगर आप उस पेपर के साथ लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी बहन, बेटी या बुआ जो भी है उस खानदान में, उनका नाम वहां से हट जाएगा, उस खतियान में उनका नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। तो आप लोग वंशावली में नाम दर्शाइए, और वंशावली में नाम दर्शाने के उपरांत अगर उनको हिस्सा नहीं मिला है या नहीं ली है तो उनसे एक एनओसी बनवा लीजिए जाकर, और एनओसी यहाँ पर सर्वे ऑफिस में जमा कर दीजिएगा।
उस एनओसी के आधार पर आपकी बहन, बेटी या बुआ जो भी हैं उनका नाम वहां से खतियान से हट जाएगा। वो सिर्फ आप लोगों के नाम पर, जो भाई लोग हैं या जो भतीजे लोग हैं, इन लोगों के नाम पर दर्ज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वंशावली के केस में ये चीज एकदम याद रखिएगा कि वंशावली जो अब बनती है, वो पहले क्या होता था कि सरपंच साहब अपने लेटर पैड पे वंशावली बना के दे देते थे, उसकी 100% वैल्यू होती थी। आम प्रचलन यही था कि गांव के जो सरपंच साहब होते थे वो वंशावली बनाते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ये देखा गया कि बंटवारा का जो मामला आता है, केस हो, मुकदमा हो या पंचायत स्तर पे जो पंचायती होती है कचहरी में, तो इसमें जो भी बंटवारा का मामला आ रहा है, इसमें इस तरह का मामला ज्यादा आने लगा कि वंशावली से आप किसी न किसी का नाम गायब कर दियो। वंशावली में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 4 भाई हैं, 3 भाई गांव में रहते हैं, एक भाई बाहर रह रहा है और वो 10 साल, 15 साल, 20 साल से बाहर रह रहा है, तो आप क्या करेंगे? फर्जीवाड़ा में उस भाई का नाम वहां से गायब कर देंगे, वंशावली में सिर्फ 3 भाई का नाम दिखाएंगे। तो इस तरह का मामला बहुत ज्यादा होने लगा जब, तो सरकार की तरफ से ये चीज आया कि अगर कोई एक अधिकारी या एक जनप्रतिनिधि किसी प्रमाण को बनाता है आपको, तो उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान होता है। किसी एक आदमी को आप अपने ट्रस्ट में लेकर गलत काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर उसी काम की प्रमाणिकता को जांच करने के लिए एक से ज्यादा लोगों को दे दिया जाए, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी को दे दिया जाए, तो हर एक आदमी को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, हर एक आदमी को अपने ट्रस्ट में नहीं ले सकते हैं। तो आपका जो गलत करने का मंशा है वो कभी सफल नहीं होगा। तो सरकार की तरफ से ये प्रोविजन लाया गया कि वंशावली जो अब बनेगी, उस वंशावली में प्रमाणित करने के लिए हम 3 से 4 लोगों को जोड़ दें। जो सरपंच साहब निर्गत करते थे, उससे पहले उसको प्रमाणित करने के लिए 3 से 4 लोगों को और जोड़ दें, ताकि इसका सत्यापन अच्छे से हो सके और जो गलत हो रहा है समाज में, इस गलत को रोक सके। तो अभी आप लोग देखते होंगे जो वंशावली बनता है उसमें 3 पेज का एक फॉर्म आता है, और उस वंशावली में आपके ही गांव के लोगों का, कई जनप्रतिनिधि का साइन होता है, जिसमें आपके वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य का साइन होगा उस वंशावली पे। आपके जो आपके जो पंचायत के मुखिया होंगे, उन मुखिया जी का साइन होगा। गांव के जो चौकीदार होते हैं उनका साइन होता है। आंगनवाड़ी सेविका जो होगी उनका साइन होगा। आपके पंचायत के जो पंचायत सचिव हो उनका साइन होगा, और आपके पंचायत के जो सरपंच होंगे उनका साइन होगा। यानी टोटल 6 लोगों का साइन उस पे होगा। 6 लोग जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक आपका वंशावली नहीं निर्गत होगा। तो ये चीज इसीलिए लाई गई कि अगर 6 लोगों का साइन होगा तो 6 लोगों को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, गलत काम नहीं करवा सकते हैं, काम आपका एकदम सही होगा। और 6 लोग में कोई एक लोग भी ऐसे होंगे जो आपका पूरा प्रमाणित करेंगे, पूरा जांच करेंगे, और जांच करने के उपरांत ही उस पर अपना हस्ताक्षर दर्ज करेंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर आपके जनप्रतिनिधि हो या फिर जो कर्मी हैं, अगर इनके द्वारा बिना जांच किए वो साइन कर दिया जाता है और उस पर कभी कोर्ट में क्लेम आता है, कभी भी क्लेम आता है, आपकी बहन, बेटी, बुआ का नाम अगर मान लिया वंशावली में आप छोड़ देते हैं और सारे लोग उसको पारित भी कर देते हैं, सारे लोग उसको प्रमाणित भी कर देते हैं, और बाद में अगर कोई क्लेम आता है तो फिर आपके साथ साथ आप तो फंसेंगे ही फंसेंगे, आपके साथ साथ आपके जो जनप्रतिनिधि जिन्होंने उस पे अपना हस्ताक्षर किया है, जिन्होंने उसको प्रमाणित किया है, वो भी फंसेंगे। ठीक है, तो इसलिए सारे जनप्रतिनिधि से भी मेरी अपील रहेगी कि जब भी वंशावली बनाने की बात आए तो आप अपने स्तर से, अपने समाज से उसकी जांच करवा लें, और जांच करने के बाद ही उस पे अपना हस्ताक्षर दर्ज करें या वंशावली को निर्गत करें। किसी भी एक पक्ष का नाम भी उस पे नहीं छूटना चाहिए। मान लेते हैं कि खतियान में किसी का नाम है और उनके जितने भी वंशज हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सब लोगों का नाम दर्ज होना चाहिए, और दर्ज होने के उपरांत ही उसको निर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा वंशावली वाले केस में। तो अगर आपके पास खतियानी जमीन है तो खतियान लगाइए, खतियान के साथ साथ वंशावली लगाइए। और फिर अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं, खतियानी रैयत के अगर वंशज हैं आप और बंटवारा आप लोग करना चाहते हैं, तो बंटवारा शेड्यूल लगेगा। साथ में रखना चाहते हैं, सम्मिलित रखना चाहते हैं, तो फिर आप वंशावली, खतियान और वंशावली ये दोनों प्रस्तुत करके अपना काम करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका की जमीन होती है केवाला की जमीन। तो केवाला वाला जमीन जो होता है वो 2 तरह से होता है। एक, या तो आप पर्सनल केवाला किए होंगे, करवाए होंगे, जो आपके नाम पर केवाला हो,
और एक केवाला ऐसा होगा जो आपके पूर्वजों के नाम पर होगा और जिनका मृत्यु हो गई होगी, यानी कि उनका इंतकाल हो गया होगा। तो अगर वैसा केवाला जिसमें केवालाधारी की मृत्यु हो गई हो और वर्तमान में उसके वंशज उसका जोत आबाद कर रहे हो, तो वैसी स्थिति में आपको केवाला का फोटोकॉपी और अपना वंशावली का फोटोकॉपी, वंशावली वहां पर जिस केवालाधारी के नाम पर जमीन है वहां से शुरू होगा, और खतियानी रैयत के लिए, खतियानी केस के लिए, खतियानी जमीन के लिए खतियान में जिनका नाम है वहां से वंशावली शुरू करना है। मान लिया आपके बाबा का नाम खतियान में है, तो बाबा का नाम दर्ज होगा सबसे ऊपर, उसके नीचे आपके जो पिता होंगे और चचा होंगे उनका नाम दर्ज होगा, और अगर पिता और चचा की भी मृत्यु हो गई होगी तो फिर आप लोग सारे भाइयों का नाम वहां पे दर्ज होगा। वंशावली में जहां पे जीवित रैयत आ जाते हैं वहां पे वो क्लोज हो जाता है, उसके नीचे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो वंशावली पे ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। केवाला अगर आपके नाम से है तो सिर्फ उसमें आप अपना केवाला दीजिएगा और आधार कार्ड दीजिएगा, उसी के अनुसार आपका काम होगा। बहुत सारे लोगों को जो गांव में भूमिहीन किसान होते हैं, गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं होती है, तो सरकारी जमीन उनको दी जाती है बसने के लिए। जो गैर मंजूरा खास की जमीन होती है वो जमीन दी जाती है बसने के लिए, और वो जमीन देने के लिए एक पर्चा का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बंदोबस्ती पर्चा बोलते हैं। तो बंदोबस्ती पर्चा से अगर आपको कोई जमीन प्राप्त है तो बंदोबस्ती पर्चा आपके पास होगा, वो बंदोबस्ती पर्चा का फोटोकॉपी लगाइएगा और अपना आधार कार्ड लगाइएगा। बंदोबस्ती पर्चा में भी सेम केस है कि अगर आपके नाम से निर्गत है बंदोबस्ती पर्चा तब तो आपको सिर्फ बंदोबस्ती पर्चा देना है, और अगर आपके पूर्वज के नाम से निर्गत है, जो आपके पूर्व पिताजी होंगे या बाबा जी होंगे, इन लोगों के नाम से निर्गत है, तो उसमें फिर आपको वंशावली लगाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते थे पहले जमींदार, जिनके बहुत सारे जॉन मजदूर होते थे, जमींदार टाइप के आदमी हैं, तो वो क्या करते थे, अपने जमीन की देखभाल करने के लिए कई लोगों को रखते थे। तो वैसे लोग उन लोगों को बसने के लिए कुछ जमीन दे दिया करते थे कि इतनी जमीन ये तुम रख लो, इस पे अपना घर बनाकर रहना और मेरा जमीन का देख रेख करना है। तो अगर वैसे जमींदार यानी वैसे रैयत किसी दूसरे रैयत को अपनी जमीन में बसने के लिए दे दिए हो, तो उसके लिए एक पर्चा निर्गत होता है जिसको वास्कित पर्चा बोलते हैं, और ये वास्कित पर्चा भी अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाता है। तो अगर आपके नाम से वास्कित पर्चा निर्गत है तो आप वास्कित पर्चा का फोटोकॉपी वहां पर दर्ज कीजिएगा। सीलिंग का नाम सुने होंगे आप लोग। सीलिंग एक्ट आया था 1972 में बिहार सरकार की तरफ से, कि एक लिमिट सेट किया गया था जमीन का, कि जमीन कोई भी जमींदार, एक लिमिट सेट कर दिया गया कि एक इतने किस्म की जमीन आप इतने लिमिट में ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। जैसे घराड़ी की जमीन है तो घराड़ी की जमीन का एक लिमिट सेट कर दिया गया कि इतनी जमीन से ज्यादा अगर आपके पास रहेगी तो सरकार इसको आपसे ले लेगी। वैसे ही कृषि वाली जमीन को एक लिमिट सेट कर दिया गया कि इस लिमिट के अंदर अगर आपके पास जमीन है तो आप क्या रखिए, अपना जोत आबाद कीजिए। अगर उस लिमिट के बाहर जमीन चली गई, उससे एक्सीड कर गई, बढ़ गई, तो सरकार वो जमीन खुद ले लेगा। वैसे ही हर तरह की जमीन को अलग अलग किस्म से 4 कैटेगरी में बांटा गया और सबका लिमिट सेट कर दिया गया कि इस लिमिट के अंदर अगर आपके पास जमीन है तब तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा जमीन है तो वो सरकार ले लेगी। तो सरकार वो जमीन लेकर जमींदार से आप ही के गांव के भूमिहीन किसानों के बीच में उसका वितरण किया था, जिसका पर्चा निर्गत हुआ, और उस पर्चा को हम लोग बोलते हैं परवाना का पर्चा। तो अगर सीलिंग एक्ट के द्वारा आपको परवाना का पर्चा प्राप्त है तो फिर वहां पर आप लिखिएगा परवाना के पर्चा से प्राप्त भूमि, और उसका फोटोकॉपी आपको लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको भूदान में जमीन मिली होगी, यानी कि दान वाली जमीन आपको उसका पर्चा मिला होगा। तो अगर भूदान का पर्चा आपके पास है तो भूदान का पर्चा आप इसमें लगाइएगा, अपना आधार कार्ड लगाइएगा और फिर कार्यालय में जमा कर दिएगा। लास्ट कॉलम है अभियुक्ति कॉलम, जिसको डिमार्क्स का कॉलम बोलते हैं। अभियुक्ति कॉलम का मतलब ये होता है कि वैसी सारी जानकारी जो इस फॉर्म में पूछी नहीं गई है लेकिन देना आपको जरूरी है, वैसी जानकारी जो फॉर्म में पूछी नहीं गई है लेकिन आपको देना जरूरी है। वैसा केस तब बनता है जैसे किसी जमीन पर भूमि विवाद है, किसी जमीन पर भूमि विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है। तो अगर कोर्ट केस चल रहा है तो आप अभियुक्ति कॉलम में उस केस का नंबर और उसका साल दर्ज कीजिएगा और वर्तमान स्थिति क्या है वो दर्ज कीजिएगा अभियुक्ति कॉलम में।
दूसरा के ऐसा भी हो सकता है, गांव समाज में ऐसा होता है कि जमीन आपकी है, पेपर आपका है, लेकिन दखल कब्जा कोई जबरदस्ती किए हुआ है, कोई दूसरा दखल कब्जा उस पर कर लिया है। तो जमीन आपकी है, प्रमाण आपका है, तो आप क्या कीजिएगा, फॉर्म आप भरिएगा, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में वहां पे लिख दिएगा बकब्जे फलाना, यानी कि कब्जा जिसका रहेगा उसका नाम वहां पे दर्ज हो जाएगा बकब्जे में। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा, जब मेरे पास फॉर्म आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जमीन आपकी है, जमीन का साक्ष्य आपके पास है, लेकिन आपकी जमीन पे कब्जा किसी और का है। तो ऐसा अगर कोई भी कंडीशन आता है तो आप अभियुक्ति कॉलम में उसको दर्ज कर दीजिएगा। समझ में आ गया? तो यही फॉर्म 2 है जो आप लोगों को भरना है, और ये भर के अपना दस्तावेज लगाकर, आधार कार्ड लगाकर शिविर कार्यालय जो हमारा अंचल ऑफिस में है, बोखरा अंचल में सर्वे ऑफिस, वहां पे जमा करना है। फॉर्म एक ही होता है, फॉर्म अलग अलग नहीं होगा, फॉर्म हमेशा एक होगा। और जितने गांव में आपकी जमीन है, चाहे दूसरे पंचायत में हो या दूसरे गांव में है, हर गांव के लिए अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये दूसरा फॉर्म देखिए, इसको बोलते हैं प्रपत्र 3-1। ये है फॉर्म 3-1, इसको भी आपको भरना है। इसमें देखिए सबसे ऊपर में जो है वो लिखा हुआ है अंचल का नाम और जिला का नाम। अंचल आपका बोखरा, जिला आपका सीतामढ़ी, तो अंचल में बोखरा लिख दिए, जिला में आप सीतामढ़ी लिख दिए। उसके बाद नीचे में यह है कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि हम लोग, इसमें 3 कॉलम बना हुआ है नीचे में। 3 कॉलम का मतलब है कि अगर आप लोग एक साथ जमीन जोत रहे हैं, 3 भाई मिलके जमीन जोत रहे हैं या 2 भाई मिलके जमीन जोत रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों का नाम लिखाएगा। अगर 2 हैं तो दोनों का नाम लिखाएगा। अगर एक भाई उसको जमीन को जोत रहे हैं, आपको अकेले हिस्सा मिला हुआ है, तो वहां पे एक का नाम दर्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर में सबसे पहले ऊपर में 3 कॉलम है, तो जितना भी कॉलम है उतने आप भर दीजिए। अगर एक आदमी उसको जोत रहे हैं तो एक आदमी का नाम, 2 आदमी जोत रहे हैं तो 2 आदमी का नाम, 3 आदमी उसको मिलकर जोत रहे हैं तो 3 आदमी का नाम वहां पर दर्ज हो जाएगा। उसके नीचे आपका राजस्व ग्राम का नाम है, पुलिस थाना का नाम है, अंचल का नाम है, जिला का नाम है, और आपकी जाति है। जाति लिखना आपको कंपलसरी है, क्योंकि खतियान में आपकी जाति लिखी हुई होती है, और उसी जाति के अनुसार जो आप अंचल में जाते होंगे जाति प्रमाण पत्र बनवाने, इसी खतियान के बेस पे बनता है। जो खतियान में जो जाति आपकी दर्ज रहेगी, आपके वंशज होने के नाते, आप उनके वंशज हैं तो आपकी भी सेम जाति होगी, और उसी अनुसार आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। ठीक है, तो जाति आप लोग कंपलसरी और सही दर्ज कीजिएगा अपना। जिस जाति से आप लोग ताल्लुक रखते हैं वो जाति यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। उसके बाद नीचे है पिता का नाम, राजस्व ग्राम का नाम, अंचल, जमाबंदी क्रमांक, खाता, खिस्सा, रकबा, चौहद्दी, ये सारा डिटेल आप जैसे पूर्व में बताया गया है वैसे ही यहाँ पर भी खाता, खिस्सा, रकबा, चौहद्दी भर दीजिएगा। नीचे आपका साइन है, वहां पर साइन कर दीजिएगा। इसमें 2 पेज आता है, पहला पेज तो ये हो गया, दूसरा पेज इसका ये वाला है। सेम जैसे प्रपत्र 2 में आप भरे थे, सेम यहाँ पर भी यही डिटेल भरा जाएगा। पहला है रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम। अगर रैयत का मतलब हो गया कि अगर एक आदमी उसको जोत रहे हो, आप लोग बंटवारा करके एक आदमी को मिला हुआ हिस्सा, तो वहां पर उस आदमी का नाम लिखाएगा। पिता का नाम, आपके पिताजी का नाम लिखाएगा। स्थल का नाम, जो अस्थाई पता आपका है वो आपका स्थल का नाम हो जाएगा। अस्थाई पता जिस गांव में आपका घर होगा वो लिखिएगा। उसके बाद खाता नंबर है, खिस्सा नंबर है, रकबा है और चौहद्दी है। आपका जो खाता संख्या है, खिसरा संख्या है, जो रकबा है और आपकी जो वर्तमान चौहद्दी है वो वहां पर दर्ज करना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या, जो जमाबंदी संख्या आपको प्राप्त है, जिसके अनुसार आप रसीद कटवा रहे हैं, वो जमाबंदी संख्या यहाँ पर दर्ज होगा। उसके नीचे साइन है, साइन कर दीजिएगा। ये 2 तरह का फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म आप भर के शिविर कार्यालय में जमा कीजिएगा। अब आप लोग एक बात सुन लीजिए कि इसके साथ साथ कौन सा दस्तावेज लगाना है, कौन कौन सा पेपर लगाना है जो आपको इसके साथ अटैच करना है। सबसे पहला होता है खतियान। सबसे पहला जो प्रूफ होता है वो खतियान होता है। तो खतियानी जमीन आपके पास है, अगर खतियानी जमीन आपके पास है और आप उसको जोत आबाद कर रहे हैं, तो खतियानी रैयत अगर आपके पूर्वज थे तो आप उसमें खतियान का फोटोकॉपी
और उसके साथ वंशावली का फोटोकॉपी लगाइएगा। अगर आपका बंटवारा हो गया है तो बंटवारा नामा लगाइएगा, और अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर वो यथावत आपके नाम से, जो आपके पटीदार लोग होंगे सबके नाम से सम्मिलित खतियान बन जाएगा। इस सर्वे में आप लोगों के पास ऑप्शन है कि अभी आप लोग बंटवारा करवा सकते हैं। जो काम आप लोग अंचल में दौड़ भाग करके करवाते थे, जमाबंदी अलग करवाते थे और अलग अलग अपना जोत आबाद करते थे, वही काम और उससे बड़ा काम अंचल में जो होता है, जमाबंदी जो कायम होती है, वहां पे सिर्फ रकबा का बंटवारा होता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी के पास 10 डिसमिल जमीन है और उसका 4 औलाद है, तो चारों औलाद के नाम से 2.5 डिसमिल का जमाबंदी कायम होता है, लेकिन नक्शा नहीं बनता है। सिर्फ आपका रकबा बंटवारा हो जाएगा लेकिन नक्शा नहीं कटेगा, और नक्शा जब तक नहीं कटेगा तब तक झगड़े का वो घर रहेगा। तो इसीलिए सर्वे में आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग बंटवारा करवा सकते हैं, और बंटवारा के अनुसार जो शेड्यूल आप हमको दीजिएगा उसके अनुसार हम आपका नक्शा भी काट देंगे, नक्शा भी अलग अलग बना देंगे, और आपका हिस्सेदारी जो आपका रकबा है वो भी अलग अलग आपके नाम पे दर्ज कर दिया जाएगा। इस सर्वे में ये प्रावधान आप लोगों को दिया गया है। उसके लिए आप लोगों को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसपे सभी पक्ष की सहमति होनी चाहिए। अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई सहमत होने चाहिए, और चारों भाई का उस पे साइन होना चाहिए। सहमति का मतलब साइन होना चाहिए। अगर साइन किया हुआ है, सहमति दिया हुआ है, तो फिर हम आप लोगों का अलग अलग खतियान भी बना देंगे और अलग अलग नक्शा भी आपका दर्ज कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया कि अगर बंटवारा आप लोगों को करना है वर्तमान में, तो जो बंटवारा आप लोग मौखिक आधार पे किए होंगे, जो बंटवारा ऐसे ही समाज में बैठ के कर लिए होंगे कि फलाना कोला पे आप जोत लीजिए, फलाना कोला हमको दे दी, इस तरह का मौखिक बंटवारा होता है गांव में। तो अगर मौखिक बंटवारा कोई भी है आपका, तो उस मौखिक बंटवारा को पेपर पे उतार लीजिए। एक पेपर लीजिए, पेपर पे उस बंटवारा का शेड्यूल बनाइए, सभी पक्ष का साइन लीजिए उस पे। आपके गांव के जो जनप्रतिनिधि होते हैं जिनकी उपस्थिति में बंटवारा किया जाएगा, उस जनप्रतिनिधि का साइन ले लीजिए, जिसमें आपके सरपंच होंगे, मुखिया होंगे, पंच होंगे, या फिर आपके जो समाज के प्रशिक्षित लोग होते हैं उनका नाम या उनकी गवाही वहां पर दर्ज होगी, उनका साइन वहां पर दर्ज रहेगा। तो इन लोगों के साइन के बाद अगर सभी पक्ष सहमत हैं तो उसके आधार पर हम आपका नया अलग अलग खतियान भी बना देंगे और अलग अलग नक्शा भी बना देंगे। ठीक है। दूसरा केस आता है कि आपके पास केवाला की जमीन है, केवाला वाली जमीन है। तो अगर केवाला वाली जमीन आपके पास है और केवाला आपके नाम से है, तो आपको केवाला का जिरोक्स लगाना पड़ेगा और अपना आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन वही केवाला अगर आपके पूर्वजों के नाम पर है जिनकी मृत्यु हो गई हो, जैसे आपके पिताजी के नाम पे केवाला है और पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो वैसी स्थिति में आपको केवाला का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा, आपको अपना वंशावली का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा और आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। सेम स्थिति बनती है कि अगर आपके पूर्वज के नाम पे केवाला था तो आपके भाइयों और बहनों के बीच में अगर उसका बंटवारा हो गया है तो बंटवारा के अनुसार अलग अलग हिस्सा बन जाएगा, अलग अलग नक्शा बन जाएगा। और अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो सभी के नाम से सम्मिलित अकाउंट बन जाएगा, सम्मिलित खतियान बन जाएगा। एक ही खतियान चारों भाई, पांचों भाई, जितने भी भाई होंगे सबके नाम से बन जाएगा। तीसरा केस आता है कि आपके पास कोई पर्चा की जमीन है। जैसे पर्चा में आपको बताया गया कि सरकारी जमीन रहेगी तो बंदोबस्ती पर्चा निर्गत होता है, रैयती जमीन रहती है तो वास्कित पर्चा निर्गत होता है, सीलिंग वाली जमीन है तो परवाना निर्गत होता है, और अगर भूदान की जमीन है तो भूदान वाला पर्चा निर्गत होता है। तो ऐसी अगर कोई भी पर्चा है आपके पास, ऐसा कोई भी पर्चा है जिसके आधार पे आप जमीन का दावा कर रहे हैं, तो उस पर्चा का फोटोकॉपी लगाइएगा, आपका रसीद कटता होगा। पर्चा वाली जमीन के लिए कंपलसरी ये चीज है कि आपके नाम पर उसकी जमाबंदी कायम होनी चाहिए। ये चीज याद रख लीजिए। केवाला वाली जमीन और खतियान वाली जमीन का अगर आप रसीद नहीं कटाते हैं तब भी इस सर्वे में उसका खतियान बन जाएगा। लेकिन आपका जो पर्चा वाली जमीन है, जो सरकारी जमीन आपको दी गई है, या जो वास्कित पर्चा वाली जमीन है, जो रैयती जमीन आपको दी गई है, इसका आपके नाम पर दाखिल खारिज होना अनिवार्य है। अगर इसका सत्यापन हमारे अंचल कार्यालय से नहीं हो पाता है तो फिर आपके नाम से नया खतियान नहीं बनेगा। अंचल से हम लोग उसका सत्यापन करवाएंगे और सत्यापन करवाने के उपरांत ही आपके नाम पे खतियान बनाने का काम करेंगे। लेकिन केवाला वाले केस में और खतियानी जमीन के केस में अगर आपके नाम से वंशावली आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं है, लेकिन वंशावली से ये प्रूफ है कि आप उनके वंशज हैं, तो आपके नाम से खतियान बनाने का कार्य किया जाएगा।
तो ये सारा डॉक्यूमेंट है जो आपको इस फॉर्म के साथ लगाना है, और फॉर्म के साथ लगाने के साथ साथ आपको एक फाइल में, ऐसा प्लास्टिक का फाइल आता है, इस प्लास्टिक के फाइल में आप लोग 5 या 10 रुपए में देगा, आप लोग ये फॉर्म और जो भी आपका पेपर है, आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के जेरॉक्स पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दिएगा, ताकि अगर कभी कोई कमी बेसी रह गई तो आपको एक बार सूचित किया जा सके कि आपके पेपर में ये कमी है, आप इसको लाके पूर्ण रूप से जमा कर दीजिए। तो मोबाइल नंबर सब लोग दीजिएगा, और मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा जिससे संपर्क हो सके। बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर तो लिख देते हैं लेकिन उस पर रिचार्ज नहीं रहता है, या किसी दूसरे का अगल बगल वाले का नंबर लिख दिया और वो आपको सूचना नहीं दे पाए। तो ऐसे लोगों का मोबाइल नंबर वहां पे दर्ज कीजिए जिनसे आपको सूचना पहुंच जाए, जब हम आपको सूचना देने की कोशिश करें तो आपको सूचना मिल जाए। उसके बाद ये प्लास्टिक के फाइल में आप रखकर मेरा जो सर्वे ऑफिस है जो आपके अंचल में है वहां पर लाके आपको इसको जमा करना है, और ये जमा करने का समय सीमा विभाग की तरफ से पहले से फिक्स किया गया है। विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से कहें तो इसको पहले समय सीमा फिक्स कर दिया गया है, जो समय सीमा आज के डेट से, ठीक है, आज के डेट से शुरू है। आज 20 अगस्त है, 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक, 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक ये फॉर्म जमा होगा आपका हमारे सर्वे ऑफिस में, ठीक है। तो ये डेट एकदम आप लोग याद रखिए कि 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक हर हाल में हर एक रैयत को आपको अपना अपना फॉर्म और फॉर्म के साथ जो भी दस्तावेज है वो जमा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मेरे पास पेपर नहीं है, जमीन का पेपर उपलब्ध नहीं है, बाढ़ में दह गया, जल गया, फट गया, ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो उनके लिए हम तरीका बता देते हैं आप लोगों को कि अगर आपके पास खतियानी जमीन है तो खतियान निकालने का 2 तरीका है। खतियानी जमीन है तो खतियान निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका आपको अंचल में जिला में जाना पड़ेगा। जिला में एक अभिलेखागार होता है जिसको रिकॉर्ड रूम बोलते हैं। तो जिला अभिलेखागार आप लोग चले जाइए, वहां पे अप्लाई करना पड़ता है, चिरकुट कटाना पड़ता है, चिरकुट कटा के अप्लाई करके चले आइए। जिस खाता जिस खेसरा का आपको नकल चाहिए, जिस खतियान का नकल चाहिए, वो आपको नकल निकाल के दे देगा। दूसरा ऑप्शन है कि एक ऑनलाइन खतियान निकलता है। ऑनलाइन खतियान में 2 तरह का खतियान निकलता है। एक जो टाइप किया हुआ रहता है, एक खतियान देखे होंगे आप लोग जो टाइप किया हुआ रहता है, उस खतियान का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब वो खतियान आप लोग निकालिएगा तो निकालने के बाद देखिएगा उसमें 3 लाइन नीचे लिखा रहता है। 3 लाइन नीचे में लिखा रहता है कि इसकी टंकन में बहुत सारी अशुद्धियां हो सकती है। कहने का मतलब कि ये टाइप किया गया है, इसमें बहुत सारी कमी है, बहुत सारी गलती है, और इस खतियान का इस्तेमाल या उपयोग आप किसी साक्ष्य के रूप में सक्षम न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। उस खतियान पे लिखा रहता है। कहने का मतलब है कि आप उस खतियान को प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो ऑनलाइन खतियान निकालते हैं आप लोग टाइप वाला, उसको प्रूफ के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, केवल वह रेफरेंस के लिए है। आप अपना रेफरेंस अगर चेक करना चाहते हैं तो उस रेफरेंस के लिए उस खतियान का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन एक तरीका और है, जिस तरीके से ओरिजिनल खतियान आपको मिलता है, जो स्कैन कॉपी होती है, खतियान की स्कैन कॉपी निकलती है। वो तरीका ये है कि बिहार सरकार का एक साइट है जिसको भू अभिलेख बोलते हैं। भू अभिलेख बिहार करके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद वहां पर आपके राजस्व ग्राम का या आपके पूरे अंचल का, आपके पूरे जिला का जितना खतियान है, चाहे वो रिविजनल खतियान हो या कैडेस्ट्रल खतियान हो, जो 1901 के दशक में खतियान बना था या 1960 के दशक में खतियान बना था, आपके अंचल में जो जमाबंदी पंजी होती है, जिसको पंजी 2 बोलते हैं, जो आप जाते हो कर्मचारी के पास चेक करने के लिए कि थोड़ा चेक करके हमको बता दीजिए कि इस खेसरा का जमाबंदी किसके नाम पर है या इस खाता का जमाबंदी किसके नाम पर वर्तमान में है, तो वो जाके कर्मचारी से चेक करवाते होंगे। तो वो आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, आपको कर्मचारी के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो उसी भू अभिलेख साइट पे आप जाइएगा, वहां पे आपका जमाबंदी पंजी, जितना खतियान है, इंडेक्स पंजी, ये सारी चीज आपको ऑनलाइन स्कैन किया हुआ मिलेगा। जो पंजी है, पंजी का ही स्कैन कॉपी आपको वहां पे अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग वहां जाइए, और वहां पे जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि सिर्फ आपको देखना है, चेक करना है, तब तो आप सिर्फ जाके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसको
हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो आपको उसके लिए पर पेज 20 रुपए का खर्च आएगा। जितना पेज आपको डाउनलोड करना है उतना पेज 20 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन, जो सरकार को जाती है, और 20 रुपया पेमेंट करने के बाद वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो कॉपी आपको मिल जाएगी जिसपे डिजिटल साइन रहता है। डिजिटल साइन का मतलब कि वो एक सत्यापित प्रति हो गई, सत्यापित कॉपी हो गई, वो प्रमाणित कॉपी हो गई। उस पर डिजिटल साइन किया हुआ रहेगा और वो खतियान आप कहीं भी लेके जाइएगा तो उसकी 100% मान्यता रहेगी। चाहे आप सर्वे में दीजिए, चाहे कोर्ट में दीजिए, चाहे बैंक में दीजिए, जहां आपको वो जमा करना है वहां पे जमा कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, सहूलत है कि आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं और आप ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं। जिनको ऑनलाइन निकालने आता है या जो साइबर कैफे वाले हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, ऑनलाइन निकाल लीजिए, और जिनको जाके जिला में निकालना है वो जाके जिला में भी निकाल सकते हैं। ये 2 तरीका आप लोगों को बता दिया। नहीं, जमाबंदी से जमाबंदी पंजी निकलेगी, खतियान जमाबंदी से नहीं निकलता है, खतियान खतियान से निकलेगा। नंबर निकलेगा ना? बिल्कुल निकलेगा। जमाबंदी पंजी पूरा ऑनलाइन अपलोड किया हुआ है। आप जमाबंदी पंजी का एक एक पेज वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। पंचायत में अक्सर मतलब कर्मचारी की फटा हुआ है, खतियान में देखिए एक चीज बता दें आपको हम कि अंचल में जो आप दौड़ते हैं और कर्मचारी से जो बात करते हैं उसकी सच्चाई कहाँ तक है ये ना आप जानते हैं न कोई जानता है, वो सिर्फ कर्मचारी जानता है। ठीक है, तो उसका सत्यापन करने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया। वहां जाके आप चेक कर लीजिए कि एक्चुअल में वो फटा हुआ है या नहीं। अगर फटा रहेगा तो अपलोड नहीं रहेगा, और अगर फटा नहीं रहेगा तो वहां पे अपलोड रहेगा। और अपलोड अगर है तो आप उसका फोटो खींच लीजिए, जाके दिखा दिए कर्मचारी को कि यहाँ पे अपलोड है, इसका मतलब आपके पास है, आप झूठ बोल रहे हैं। जमाबंदी का नहीं सिस्टम हुआ, जमाबंदी खतियान सबके लिए यही सिस्टम है, सारी चीज है वहाँ पर। डुमरे में गूगल पर देखना पड़ेगा। आप घर से बैठ के देख सकते हैं, गूगल कहीं भी चलता है, उसके लिए डुमरा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपके गांव में मोबाइल चलाते होंगे, जो लड़के फड़के होंगे, उनसे आप संपर्क कीजिए, वो बता देंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा उम्र दराज हो गए, उतना नहीं जानते हैं। जी जी, हम समझ रहे हैं। माइक दीजिए ना मुखिया जी। आपसे आप सुन लीजिए मेरी बात, पहले हम सारी बात बता देते हैं, फिर आप लोगों से हम क्वेश्चन लेंगे, तो अभी सिर्फ सुन लीजिए। ठीक है, फिर चर्चा हम करेंगे आप लोगों की बात पर। तो जो तरीका मैंने बताया है निकालने का, वहां से आप निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सुन लीजिए, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका केवाला है और केवाला 1994 या 95 के बाद का है, 1994 या 95 के बाद का अगर केवाला है आपके पास, तो वैसा केवाला आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर केवाला 1994 के बाद का है तो 94 के बाद का लगभग केवाला ऑनलाइन अपलोड किया गया है, आप वहां से भी केवाला निकाल सकते हैं। और अगर 94 के पहले का है तो फिर आपको रजिस्ट्री ऑफिस से जाके निकालना पड़ेगा। जिस रजिस्ट्री ऑफिस से आप रजिस्ट्री करवाए हो, पुपरी से करवाए तो पुपरी में मिल जाएगा, सीतामढ़ी से करवाए तो सीतामढ़ी में मिल जाएगा। तो अगर किन्हीं के पास केवाला नहीं है तो ऑनलाइन केवाला निकालने का भी प्रावधान है, वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन केवाला जो है वो आपका अमूमन हम समझते हैं कि 94 के बाद का निकलेगा, उससे पहले का अपलोड नहीं है। तो 94 के बाद का अगर केवाला है तो वो आपको ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा, और अगर 94 के पहले का केवाला है तो वो आपको रजिस्ट्री ऑफिस से जाके निकालना पड़ेगा। तो ये तरीका आपको केवाला का। और अगर कोई पर्चा, जैसे बंदोबस्ती पर्चा हो, बास्केट पर्चा हो या परवाना का पर्चा हो, तो ये पर्चा अगर आपके पास नहीं है तो पर्चा और ये जमीन का अगर आपको नकल निकालना है तो उसके लिए अंचल आपको जाना पड़ेगा, और अंचल से जाकर आपको वहां पे उसका नकल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पर्चा की जमीन आपके पास है तो पर्चा का भी नकल अंचल में निकलता है, वहां पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप पर्चा का नकल निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास उसका रसीद कट रहा है तो रसीद ले जाके दिखाइएगा, जमाबंदी दिखाइएगा, वो जमाबंदी से भी आपका पर्चा निकाल के दे देगा। तो ये सारा तरीका है जो अगर जिन लोगों के पास पेपर नहीं उपलब्ध है या पेपर आपके पास सुरक्षित नहीं है तो आप निकाल के उसको जमा कर सकते हैं। लगभग 1.5 महीना का समय दिया गया आप लोगों को, 20 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक का समय। 30 सितंबर के बाद अगर आप पेपर लेके आइएगा या फॉर्म लेके आइएगा तो वो जमा नहीं होगा, क्योंकि ये सर्वे जो हो रहा है इस सर्वे में हर एक प्रक्रिया ऑनलाइन है। हर एक प्रक्रिया, चाहे आप जो पेपर हमको दीजिएगा
या जो पेपर हम आपको देंगे, ये सारी चीज ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी। आप फॉर्म हमको दीजिएगा, ये फॉर्म भी स्कैन करके ऑनलाइन चढ़ता है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको पता होगा कि एक डेट फिक्स रहता है, डेट जैसे ही गुजर गया तो वो वहां से ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, वो अपडेट लेना बंद कर देगा। तो 30 तारीख तक अगर लाके आप हमको देते हैं तो आपका वो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा, वो डेट के अंदर अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर 30 तारीख के बाद लाके देते हैं तो वह आपका अपलोड नहीं होगा और फिर आपका आगे का काम नहीं होगा। तो इसके लिए हर एक रैयत से, हर एक आम किसान से हम यही अपील करेंगे कि आप सारे लोग 20 सितंबर से लेके, यानी कि आज से लेके और 30 सितंबर तक के बीच में, ये लगभग 1.5 महीना का समय है, इसमें सभी लोग अपना अपना पेपर उपलब्ध कराकर फॉर्म के साथ भरकर और मेरे शिविर कार्यालय में लाके जमा कर दें। ये जैसे ही आपके गांव का सारा फॉर्म जमा हो जाएगा, उसके बाद अगली प्रक्रिया आती है आपके जमीन का सत्यापन, यानी कि आपका खेत का, आपके प्लॉट का सत्यापन किया जाएगा, उसका नक्शा बनाया जाएगा। नक्शा जो है वो हम लोगों के पास पहले से बन के आ चुका है। आपके गांव का नक्शा जो है वो पहले से बन के आ चुका है। वो नक्शा बनाने का तरीका ये है कि आपके गांव में आज से 7-8 साल पहले आप लोग गौर किए होंगे कि हवाई जहाज उड़ा होगा 2 से 3 दिन तक लगातार, ऐसा गौर किए होंगे। उस समय नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आज हम बता रहे हैं तो हो सकता है समझ में आए, याद आए कि 2 से 3 दिन तक लगातार हवाई जहाज उड़ा होगा। उसी हवाई जहाज में एक ड्रोन कैमरा आता है। ड्रोन कैमरा देखे होंगे, शादी ब्याह में आजकल खूब चल रहा है, ऊपर उड़ता रहता है और फोटो लेता रहता है। वैसे ही ड्रोन कैमरा होता है जिसमें जीपीएस इनेबल रहता है। जो नई टेक्नोलॉजी आई है, उस नई टेक्नोलॉजी से ऊपर से ले आपके पूरे गांव का फोटो खींचा गया। जैसे आप लोग मोबाइल में फोटो खींचते हैं, वैसे ही उस ड्रोन कैमरा से, वो हाई रेजोल्यूशन का कैमरा होता है। ये छोटा मोटा कैमरा आप लोग जो देखते होंगे शादी ब्याह में, वो नहीं, वो हाई पावर का कैमरा आता है। 7 से 8 लाख रुपए का एक कैमरा होता है। तो वो कैमरा से फोटो खींचा गया। फोटो खींचने के बाद जो जमीन का रेडियस होता है, उस रेडियस के हिसाब से उसको फिक्स किया गया। और फिक्स करने के बाद आपके गांव में जहां जहां पर मेड़ दिखा, जहां जहां पर आरी दिखी, वहां वहां पर उसका नया नक्शा काट के बना दिया गया। अब उस नक्शा को, वो तो नक्शा बना दिया गया ऐसे रैंडमली, जो ऊपर से दिखा वो नक्शा बना दिया गया। अब उस नक्शा का हम लोग सत्यापन करेंगे, उसको जांच करेंगे कि जो नक्शा मेरे पास बन के आया है, जो ड्रोन कैमरा से फोटो लेके नक्शा बना है, वो हूबहू आपका स्थल पे मैच करता है या नहीं करता है, उसकी जांच की जाएगी। वो जांच करने के लिए आपके गांव में हम अमीन को भेजेंगे। आपके गांव के अमीन आएंगे आपके गांव में, वो अपने नक्शा से, जो नक्शा उनको प्राप्त हुआ है, आपके स्थल का मिलान करेंगे। स्थल का मिलान आपके रकबा के हिसाब से भी करेंगे। मान लेते हैं कि आपका रकबा 4 डिसमिल जमीन पुरता है, पेपर में आपका लिखा हुआ है कि 4 डिसमिल जमीन है, और स्थल पे जब जाते हैं हम तो वहां पे भी 4 डिसमिल पाते हैं। जो पेपर में है वही आपका स्थल में भी है, लेकिन नक्शा जो बना हुआ है वो 3 डिसमिल का बन गया है किसी कारण से। नक्शा जो अभी बन के मेरे पास आया है वो 3 डिसमिल का नक्शा बन के आया है। तो उसका हम लोग सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने का तरीका ये होता है कि आसपास के जमीन को हम लोग जांच करेंगे। आपके जो चौकीदार होंगे उनकी जमीन को हम लोग जांच करेंगे। अगर आपका जमीन नक्शा में 3 डिसमिल बना है, इसका मतलब है कि आपके चौकीदार कहीं ना कहीं आपको दबाए हुए हैं, नक्शा में आपको कहीं ना कहीं दबाए हुए हैं। तो चारों तरफ की चौहद्दी का हम लोग जांच करते हैं। जांच करने के उपरांत जिस तरफ से आपका दबा हुआ है उस तरफ से उसका सुधार किया जाता है और नक्शा में सुधार करके आपका 4 डिसमिल पूरा किया जाता है। तो ये नक्शा का सत्यापन आपके स्थल पे आके आपके राजस्व ग्राम के जो अमीन होंगे, जो टैग हुए अमीन, वो अमीन आके आपके गांव का काम करेंगे। वो अमीन अभी टैग हो जाएंगे, 1-2 रोज में आपको अमीन का भी पता चल जाएगा। उसके लिए हम लोग आम सभा फिर से करेंगे। जब भी स्थल का जांच होगा, सत्यापन करने का काम होगा, तो फिर से आम सभा हम लोग करेंगे और आम सभा में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। तो आपके स्थल का जांच हो गया। वैसे ही हर पूरे गांव का जितना भी खेत है, जितना भी घरारी है, सभी का जांच हो, गांव का जितना भी खेत है, जितना भी घरारी है, सभी का जांच हो जाएगा। जांच होने के उपरांत अगर उसमें कोई सुधार करना है तो सुधार किया जाएगा, और सुधार करने के बाद फिर से नक्शा को अपडेट किया जाता है। यानी कि जो नक्शा हम सुधार करेंगे उसको डिजिटलाइज फॉर्म में फिर से हम लोग बनवाएंगे। उसके लिए हमारे पास आईएसी एजेंसी करके है, एक थर्ड पार्टी एजेंसी है जिनके द्वारा मैप बनाने का काम किया जाता है। वो ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। तो उस
नक्शा को अपडेट करके डिजिटलाइज करके हम लोग नक्शा का अपडेशन करवा लेंगे और नक्शा जब अपडेट हो जाएगा तब आता है काम खतियान बनाने का, यानी कि आपके नाम से खतियान बनाने का। जो नक्शा हमने बनाया है उस नक्शा का मालिकाना हक तय करने का, उसका मालिक कौन होगा ये डिसाइड करने का समय नक्शा बनाने के बाद आता है, जिसको हम लोग खानापुरी की प्रक्रिया बोलते हैं। वो प्रक्रिया का नाम है खानापुरी। खानापुरी की प्रक्रिया में जो पेपर आप मेरे पास जमा किए होंगे, जो फॉर्म के साथ पेपर आप लोग हमको जमा किए होंगे, उस पेपर का आप लोगों से ओरिजिनल पेपर मांगा जाएगा। ओरिजिनल पेपर मांगा जाएगा और उसको देख के वो सत्यापन किया जाएगा कि जो आपने जेरोक्स दिया है, जो जेरोक्स कॉपी अवेलेबल आपने करवाया है, हूबहू वो चीज जेरोक्स में भी है या नहीं है, या जेरोक्स से कुछ छेड़छाड़ किया गया है। जेरोक्स में मैनिपुलेशन करना आसान होता है, जेरोक्स में चेंजिंग करना आसान होता है, कोई भी उसको चेंज कर सकता है, लेकिन उसका सत्यापन आपके ओरिजिनल पेपर से किया जाएगा कि आपने जो जेरोक्स उपलब्ध करवाया है सिविल कार्यालय को, सर्वे ऑफिस को, वो जेरोक्स का कॉपी आपके पास ओरिजिनल कॉपी है या नहीं है। अगर आपके पास होगा तो उसका सत्यापन करके एक रजिस्टर आती है जिसको याददाश्त पंजी बोलते हैं, उस रजिस्टर का नाम है याददाश्त पंजी। उस पंजी में आपका नाम, आपका पूरा डिटेल, जमीन का जो भी ब्यौरा है वो सारा ब्यौरा दर्ज किया जाता है उस रजिस्टर में। उस रजिस्टर में दर्ज करने के बाद वहां पर आपका साइन लिया जाएगा, उस रजिस्टर पे साइन लिया जाएगा। साइन लेने का मतलब ये है कि आपके जमीन का सत्यापन हो चुका है, आपका पेपर चेक हो चुका है। तो हर एक रैयत से एक अपील हम ये करेंगे कि जब भी आपका पेपर ओरिजिनल सत्यापन किया जाए अमीन के द्वारा, तो सत्यापन के उपरांत जैसे ही वहां पर दर्ज हो जाए, दर्ज होने के उपरांत आप अमीन साहब को बोलिए कि वो आपकी उपस्थिति वहां पे दर्ज कर लें, यानी कि आपके सत्यापन की उपस्थिति दर्ज कर लें। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपके जमीन का सत्यापन हो गया, आपका काम हो गया, और वो आप साइन कर दीजिएगा। साइन करने के उपरांत उसकी ऑनलाइन एंट्री होती है। जो काम ऑफलाइन रजिस्टर पे किया गया है सेम उसको ऑनलाइन हम लोग फिर से चढ़ाते हैं। ऑनलाइन जब पूरे गांव का हो जाएगा, हो जाने के बाद उसका खतियान का एक पर्चा निकलता है, जिसको खानापुरी पर्चा हम लोग बोलते हैं। वो पर्चा निकलेगा और पर्चा निकलने के बाद आप लोगों के बीच ऐसे ही आम सभा लगाकर उसका वितरण किया जाएगा। हर एक रैयत को उसका पर्चा निर्गत किया जाएगा, पर्चा दिया जाएगा, जिसको हम लोग खानापुरी पर्चा बोलते हैं। वो खतियान का एक रफ कॉपी होगा, तो खतियान का एक पर्चा होगा, ठीक है। तो वो देख के आप लोग अपना जांच लेंगे कि जो आपको पर्चा मिला है वो पर्चा बिल्कुल सही है या नहीं। वो पर्चा आप लोग अपने पेपर से जांच कर लेंगे कि जो पेपर आप उपलब्ध करवाए थे कार्यालय में उसके अनुसार वो पर्चा बना है या नहीं बना है। 99% ये चांस है तो कि वो बिल्कुल सही रहेगा, 99%। और 1% ऐसा चांस है जो ह्यूमन एरर के कारण होता है कि उसमें आपका नाम टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, आपके पिताजी का नाम टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, या आपकी जाति गलत सिलेक्ट हो जाए, सिलेक्ट करने में ऊपर नीचे सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह का चांस 1% बनता है, जिसको ह्यूमन एरर बोलते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी उसमें गलती रह गई है, कमी रह गई है, तो आपको 3 बार सुधार करने का चांस दिया जाएगा, 3 बार, ठीक है। सर्वे में ये प्रक्रिया होती है कि सर्वे के क्रम में आप लोगों को जो पर्चा निर्गत होता है, पर्चा को सुधार करने का 3 बार ऑप्शन दिया जाता है। 3 बार आप सुधार कर सकते हैं। पहला चांस जो मिलेगा वो जिस दिन पर्चा वितरण होगा उस दिन से लेके 15 दिन का समय दिया जाएगा। जिस दिन पर्चा आपके गांव में वितरण होगा उस दिन से लेके 15 दिन का समय आपको दिया जाएगा कि 15 दिन के भीतर अपना दावा आपत्ति देकर उसकी जांच करवा लें, ठीक है। कि 15 दिन के भीतर आप क्या कीजिएगा कि अगर उसमें कोई कमी रह जाती है, कोई गलती रह जाती है, तो उसका सुधार आप 15 दिन के भीतर उपस्थित होकर करवा लें। वो पहला चांस मिलेगा आपको 15 दिन का। जैसे ही वो सुधार हो गया, सुधार होने के बाद ऑनलाइन अपडेट होगा, ऑनलाइन अपडेट होने के बाद फिर से आपके बीच में उसका वितरण किया जाएगा। वितरण करने के बाद फिर आपको समय दिया जाएगा दूसरा सुधार का, और वो समय सीमा होता है 30 दिन का, यानी कि 1 महीने का। 1 महीने के भीतर भीतर आप अपना जो भी दावा है, जो भी कमी रह गया है, उसको दावा प्रस्तुत करके सुधार करवा सकते हैं। पहला ऑप्शन 15 दिन का, दूसरा ऑप्शन 30 दिन का। और ये 2 ऑप्शन जो है आपको अंचल लेवल पे जो सर्वे ऑफिस है उस लेवल पे काम होगा, यानी कि सुधार की जो प्रक्रिया होगी वो आपका अंचल ऑफिस पे होगी, आपका बुखरा अंचल में जो सर्वे ऑफिस खुलेगा वहां पर होगी। तीसरा ऑप्शन फिर आपको मिलेगा
वो होगा 90 दिन का, यानी कि 3 महीना का। और ये तीसरा ऑप्शन जो है ये आपका जिला लेवल पे होगा। ये आपको सीतामढ़ी जिला जाना पड़ेगा, जो हमारा जिला ऑफिस होता है जिसको बंदोबस्त कार्यालय बोलते हैं, वहां पर जाना पड़ेगा। और जाने के बाद वहां पर एक जिला अधिकारी लेवल के पदाधिकारी होते हैं जो आपके डीएम सर हैं। डीएम सर के इक्विवेलेंट पद के एक पदाधिकारी होते हैं। पहले तो ये डीएम सर को ही प्रभार दिया जाता था, और डीएम सर को प्रभार देने के बाद जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो देखा गया कि डीएम सर के पास व्यवस्था ज्यादा रहती है, वो सर्वे के कार्य पर ज्यादा ध्यान या ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से एक अलग से पद बनाया गया कि इसको एक स्वतंत्र रूप से एक पदाधिकारी का यहाँ पर नियुक्ति कर दी जाए जो सिर्फ सर्वे को देखेंगे। और सर्वे को जब देखेंगे तो पूरा ध्यान उनका पूरा केंद्रित ध्यान जो है वो सर्वे के ऊपर रहेगा, और सर्वे की प्रक्रिया जल्दी जल्दी जो सरकार का टारगेट है उसके अनुसार किया जाएगा। तो वो हमारे जिला बंदोबस्त पदाधिकारी कहलाते हैं, जिनके द्वारा उसकी सुनवाई की जाएगी, और सुनवाई करने के उपरांत अगर उसमें कोई सुधार करना होगा तो सुधार करने का कार्य किया जाएगा। तो वो तीसरा ऑप्शन जो है वो जिला स्तर भी किया जाता है, और वो 90 दिन का समय यानी कि 3 महीना का समय आपके पास रहेगा। ये तीनों ऑप्शन गुजरने के बाद, जैसे ही 3 ऑप्शन गुजर गया, ये तीनों ऑप्शन गुजरने के बाद एक नया खतियान बनेगा, और जिसको हम लोग फाइनल खतियान बोलेंगे। नया खतियान बनेगा जिसको हम लोग फाइनल खतियान बोलेंगे, और उसी फाइनल खतियान के अनुसार फिर आप लोगों का आगे की जो भी जमाबंदी का काम होता है वो किया जाएगा। तो यही सारी प्रक्रिया है सर्वे में, और सर्वे की प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को बताया गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो पर्सनली आके हमसे बात कर सकते हैं। परसों से हम ऑफिस में बैठेंगे, वहां पर भी आप आके हमसे मिल सकते हैं, या फिर आपके ही जो समाज के लोग हैं उनके बीच आप बैठिए। जिन लोगों को समझ में आया है वो दूसरे को समझा देंगे, और सारे लोग अपना अपना फॉर्म भर के अपना अपना पेपर जमा करके यहाँ पर आप सर्वे का काम जो शुरू हुआ है इसको करवाइए, और अपने नाम से नया खतियान बनाने का प्रोसेस करवाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो एक एक करके हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। वहीं से अपनी जगह से बैठ के कीजिए। मुखिया जी माइक ऐड कीजिए ना उसमें। ओ सुनील जी, देखिए 2-3 क्वेश्चन जो कॉमन रूप से होता है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। ये क्वेश्चन अमूमन आएगा और हम हर आम सभा में आता है मेरे पास, तो ये चीज सुन लीजिए आप लोग गौर से। पहला केस आता है, ये हम लोगों का बंटवारा हो गया। बंटवारा सारे रैयतों का बंटवारा हो गया। ठीक है, बंटवारा होने के उपरांत सभी के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो गई, और जमाबंदी के हिसाब से अपना अपना जोत आबाद कर रहे हैं। तो जमाबंदी जो कायम होती है उसमें भी आपको बंटवारा नामा लगाना पड़ता है। हेलो, तो आपके नाम से जो जमाबंदी है उसका आप नकल ले आइएगा, और नकल लाने के बाद उसके आधार पे भी बंटवारा का काम हो जाएगा। जिन लोगों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, मौखिक बंटवारा है या फिर बंटवारा नहीं हुआ है, उन लोगों को नए सिरे से एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसको बंटवारा नामा बोलते हैं, और उस बंटवारा नामा के आधार पे आपका नया खतियान बनाने का प्रक्रिया होगा। तीसरा एक क्वेश्चन जो कॉमन आता है कि सर मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है, या परिमार्जन नहीं हुआ है, या फिर रसीद में गलत नाम दर्ज हो गया है, खाता खिसरा गलत दर्ज हो गया है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, हर आम सभा में आता है। तो आप लोगों को हम ये सुनिश्चित कर दें कि कोई भी जमीन का अगर दाखिल खारिज आपके पास नहीं है तो उससे आपको घबराना नहीं है। बिना दाखिल खारिज करवाए हुए ये सर्वे में हो जाएगा। सर्वे की प्रक्रिया है, इसके जांच की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया में जांच हम लोग करेंगे। जांच में अगर सही पाया जाएगा तो बिना दाखिल खारिज के भी आपके नाम से खतियान बनाने का प्रोसेस किया जाएगा। परिमार्जन अगर गलत चला हुआ है, आपके नाम हो, पिता का नाम हो, खाता खिसरा अगर ऑनलाइन गलत चल गया है, तब भी आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पेपर पे अगर सही नाम दर्ज है, आपके पेपर पे अगर सही खाता खिसरा दर्ज है, तो उसके आधार पे नया खतियान बनाने का काम किया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो परिमार्जन
और दाखिल खारिज या जमाबंदी, इसके पीछे आप लोग भागना बंद कर दीजिए। ये सारा प्रक्रिया सर्वे के प्रक्रम में है और सर्वे के प्रक्रम में इसकी जांच करके आपके नाम से नया खतियान बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। ठीक है। तीसरा, चौथा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है जो कॉमन आता है, हर जगह हम देखे हैं, और इसका आप लोग जो सर्वे की प्रक्रिया है विभिन्न, इसके बारे में एक और सूचना हम देते हैं आपको कि आपके ही ग्रामीण के, आप ही के बीच के सिंगाचौरी के एक राकेश जी हैं, जानते होंगे, जो आपके सामने बैठे हुए हैं। इनका एक न्यूज चैनल है आरके न्यूज, जिसपे मेरा कई वीडियो डाला हुआ है बनाकर, इस तरह से सर्वे से संबंधित कई वीडियो बना के डाला हुआ है। आप लोग उसको भी जाके देखिए और जाके देख के जो भी क्योरी है उसमें समझिए, बहुत सारी चीजों के बारे में उसमें क्लियर की गई है, वहां से भी देख के क्लियर हो सकते हैं। वही सारी बात आज आप लोगों के बीच में फिर से हम बता रहे हैं, तो यहाँ से भी गौर से सुन लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो उस वीडियो को भी जाके आप लोग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि नक्शा में जमीन ज्यादा है, खतियान में जमीन कम है। जैसे एक एग्जांपल हम बता दें कि नक्शा में आपका 20 डिसमिल जमीन है और खतियान में आपका 10 डिसमिल जमीन है। खतियान जो बना हुआ है आपका वो 10 डिसमिल जमीन कहीं पे लिखता है और नक्शा आपका 20 डिसमिल का जमीन बताता है। तो जमीन के केस में हर हाल में नक्शा मान्य होता है, ये आप लोग जानते होंगे, हर हाल में नक्शा मान्य होता है। लेकिन नक्शा और खतियान में कोई विसंगति पाई जाती है। नक्शा सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं। नक्शा में अगर कुछ कमी बेसी है, नक्शा और खतियान में विसंगति पाई जा रही है, तो उसका एक सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन जो आप लोगों को हम बता दें कि अगर किसी के पास ऐसा दिक्कत है जिसमें नक्शा ज्यादा है और खतियान कम है, उसमें उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप लोग अपने अपने अनुमंडल पदाधिकारी को जानते होंगे, ठीक है। उन्हीं अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस में एक पदाधिकारी बैठते हैं जिनका नाम DCLR होता है। DCLR सर को जानते होंगे, हर अनुमंडल में एक एक होते हैं। तो DCLR सर का काम ही यही होता है कि भूमि से संबंधित जितना भी विवाद है उस विवाद का निपटारा करना, ये जानते हैं। आपके अंचल लेवल पे CO होते हैं और अनुमंडल लेवल पे DCLR होते हैं। तो अगर ऐसा कोई केस है जिसमें नक्शा ज्यादा है और खतियान कम है और ये प्रूफ होता है कि वो रैयती जमीन है, रैयती जमीन का मतलब आम किसान की जमीन है, तो अगर ऐसा प्रूफ है आपके पास, उसका साक्ष्य है, तो आप एक आवेदन दीजिए। आवेदन DCLR सर को दीजिएगा कि मेरा नक्शा 20 डिसमिल का है, खतियान 10 डिसमिल का है, ये जमीन पूर्व से मेरी है, वर्षों से मेरा दखल कब्जा इस पे आ रहा है, कोई इस पे किसी की आपत्ति नहीं है, पूर्व का भी साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध है, उस साक्ष्य के अनुसार नया खतियान बना था और नया खतियान में ये गलती हो गई है, तो ये खतियान सुधार कर लगान निर्धारण 20 डिसमिल का कर दिया जाए। तो खतियान तो कभी नहीं सुधरेगा, खतियान सुधारने के लिए आपको टाइटल का केस लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर DCLR सर की तरफ से उसका जांच करवाकर, उसका रिपोर्ट बनवाकर अगर आपके नाम से लगान रसीद 20 डिसमिल का कायम हो जाता है या आपके नाम से जमाबंदी 20 डिसमिल का बन जाता है, निर्गत हो जाता है, तो आपके नाम से अभी वर्तमान जो खतियान बनेगा वो 20 डिसमिल का खतियान बनेगा। तो अगर लगान निर्धारण आप लोग करवा लिए हैं नक्शा के हिसाब से, तो उसके अनुसार आपका नया खतियान बन जाएगा। अन्यथा की स्थिति में जो आपका खतियान बोल रहा है, अगर 10 डिसमिल खतियान बोल रहा है तो 10 डिसमिल का खतियान अभी नया खतियान बनेगा। तो वैसे लोग जिनके पास जमीन और खतियान में विसंगति है, चेंजिंग है, तो वैसे लोग सारे लोग अपना अपना आवेदन देके उसका लगान निर्धारण करवा लीजिए। लगान निर्धारण के उपरांत हम उसका नया खतियान उस अनुसार बना देंगे। ठीक है। और जमाबंदी भी बन चुकी है 17 डिसमिल का। एक मिनट पहले एक सर, 7 डिसमिल खतियान है, जमाबंदी पर रखा हुआ है 17 डिसमिल। अभी मैंने आपको बताया कि जमाबंदी को भूल जाइए, जमाबंदी से हमको कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में आप अपने पेपर के हिसाब से काम कराइए। बंटवारा अगर किए होंगे तो जमाबंदी में भी बंटवारा नंबर बंटवारा लगाए होंगे, वही बंटवारा अभी आप यहाँ पे लगा दीजिए। एक आदमी के नाम से ये वाला की जमीन है। कितना डिसमिल जमीन खरीदे आप? 17 डिसमिल। 17 डिसमिल जमीन खरीदे। जमाबंदी कितने का है? जमाबंदी
मतलब रसीद कितने का कट रहा है? 17 डिसमिल का कटा हुआ है। तो फिर क्या दिक्कत है? खतियान में जो है ना वो ये है क्या है? 7 डिसमिल खतियान में अगर 7 डिसमिल है तो जमाबंदी आपका 17 कभी नहीं होगा, पहले का कटा हुआ है। हो ही नहीं सकता, नामुमकिन बात है। सुनिए ना, बेरावारी सब लोग चर्चा कीजिएगा तो गलत है वो। सब लोगों का ना एक ही दो समस्या सारे लोगों का जानते हैं। एक दो आदमी से समस्या लीजिएगा तो लगभग सारे लोगों का समस्या आ जाएगा। देखिए, एक चीज आपको बता दें हम कि जमाबंदी जब भी कायम होता है तो वो खतियान के अनुसार ही कायम होता है। अगर आपके खतियान में 7 डिसमिल लिखा हुआ जमीन तो 17 डिसमिल का जमीन का जमाबंदी कोई कायम नहीं कर सकता बिना किसी सक्षम आदेश के। साल पहले की बात है। गलत है, वो जमाबंदी है, अमान्य है, मेरे लिए भी वो अमान्य है। ठीक है, उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने बताया ना आपको कि उसके लिए आपको जाके डीसीएलआर सर से सुधार करवाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, और किसी का क्वेश्चन है? बाबा पूछ रहे थे पीछे। आप नहीं लेंगे? पहले यार पर्चा तो दो, फॉर्म, उसमें कोई इशू हो, फॉर्म तो है ही है यार, हम इनसे क्यों ना लें, वो तो है ही है। रुके एक फॉर्म बोले पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करे, एक फॉर्म, उसमें कोई भी होगा तो पूछेंगे। सुन लीजिए आप लोग, सोहेल जी सबको अपने अपने जगह बैठा के बोलिए ना। आप लोग जो भी फॉर्म जमा करेंगे कार्यालय में उसका रिसीविंग हर हाल में लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसका एक फोटोकॉपी लेके जाइएगा वहाँ पर, और उसका रिसीविंग हर हाल में लीजिएगा, बिना रिसीविंग के वहाँ से नहीं हटना है। सुन लीजिए सब लोग, अपने अपने जगह पर सब लोग बैठे रहिए। जिन जिन लोगों का सवाल होगा ना बोलिएगा, तो मैं वहाँ तक पहुँचा दें। सुनिए, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करवाए ना एक दो, जिसमें कोई भी होगा तो लोग पूछेगा। एक ही पेपर है। पेपर एक ही है, दे देंगे, जहाँ जहाँ जीरोक्स होता है वहाँ वहीं से सारे लोग को लेना है ना। हो दीजिए माइक दीजिए। बेरा वाली सवाल एक आदमी पूछे, सब लोगों का लगभग। अरे यार ऐसे में गड़बड़ा जाए कोई आदमी सब है। राशि जी, असर भैया हटिए फॉर्म ले लीजिएगा, 2 मिनट। सब आदमी बैठिए ना, फॉर्म लास्ट में लोगे, हट ना। पूछ पाएंगे नहीं किसी क्लियर